नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, गैर कानूनी कब्ज़ा जात वक्फ प्रॉपर्टी पर ये औकाफ़ी ज़मीन के लुटेरे हर ज़माने में रहे हैं और इन लुटेरों को जो है बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले भी मौजूद हैं। कोई हुकूमती सतह पर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, कोई रिश्वत लेकर के, कोई ख़ुद उन लूट खसोट में शामिल हो जाता है। और ये सिर्फ कर्नाटक की कहानी नहीं है, ये कहानी सारी रियासतों के भारत में जहाँ जहाँ भी बड़े पैमाने पर औकाफ़ी ज़मीन पाई जाती है, उन ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा अपनों की है। और अपनों में भी वही हैं जिनका ताल्लुक़ इंतज़ामिया से होता है या उनका कनेक्शन हुकूमत की किसी सरबराहान से होता है, और वो अंदर ही अंदर सतह पर जो है लीज़ की कागज़ात बनाते हैं या फिर फ़रोख्त करने के लिए डुप्लिकेट कागज़ात बनाते हैं, आपस में एक दूसरे को बेच देते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। ऐसी ही सूरत हाल है कर्नाटक में रामनगर की औकाफ़ी ज़मीन की कि गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा करने के मामला शिद्दत करते हुए जा रहा है। इसमें ऐसे नाम आ रहे हैं जो सोसाइटी में बड़े वाइट कॉलर बन कर के घूमते हैं, लोगों को बड़े बड़े बयानात देते हैं। टीवी डिबेट्स में बैठ कर के ऐसा महसूस होता है कि कौम के यही अकेले इस वक्त जो है वो चाहने वाले हैं, बड़े फ़िक्रमंद हैं, लेकिन अंदरूनी सतह की इनकी लूट खसोट एक एक करके सामने आ रही है। और ये बात सबको पता है, वज़ीर बराए हाउसिंग बोर्ड हों या फिर वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए बड़े बड़े ज़िम्मेदारान, लेकिन इसके बावजूद क्यों इस पर सवाल नहीं हो रहा, क्यों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसी बात को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। कांग्रेस लीडर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ और वीपी सिंह के सियासी सेक्रेटरी जो रह चुके हैं सैयद जनाब अशरफ साहब, उन्होंने भी बयान दिया है, आप देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रामनगर शहर में तकरीबन 50 एकड़ वक्फ जायदाद जो बिलगुम्बा विलेज में थी, उसके ताल्लुक से जो है रमज़ान के पहले कुछ तफसीलात आई थी। रमज़ान का महीना था, काफ़ी इसमें और मालूमात हासिल हुए हैं। इन मालूमात को और उस गिरोह को, ये एक गिरोह है जो न सिर्फ वक्फ की, गवर्नमेंट की और कई प्राइवेट ज़मीनों को जो है जाली दस्तावेज बनाकर बेचने का इनका एक धंधा है। जहां तक रामनगर की वक्फ ज़मीन का ताल्लुक है, हमने पिछली बार बताया था कि अब्दुल रज़ाक और नईम, इन दोनों ने रसूल साहब के 4 बच्चों के बेटों की तरफ से एक सेल एग्रीमेंट किया था। उससे पहले वो सेल एग्रीमेंट जो है तकरीबन 17 मई 2025 को किया गया था। 16 अगस्त 2024 को एक स्पेशल जीपीए तैयार होता है और एग्जीक्यूट होता है। मोहम्मद नईम उर्फ मोहम्मद इफ्तिखार और नबी साहब के 2 पोतरे, एक नजीर और दूसरे जो है नूरुल अमीन, ये दोनों जो है नईम को तकरीबन 50/9 एकड़ जमीन का एक जीपीए इनको देते हैं। उस जीपीए के तहत नईम को पूरे इख्तियारात होते हैं कि वो अगर चाहे तो किसी बैंक से लोन ले सकता है और किसी को फरोख्त भी वो जमीन कर सकता है। इसी सर्वे नंबर्स को, कौन से सर्वे नंबर थे वो, जो वक्फ बोर्ड में पहले से गेजेट नोटिफिकेशन है, वही सर्वे नंबर्स। सर्वे नंबर 231 11 एकड़ 6 गुंठे, सर्वे नंबर 222 9 एकड़ 13 गुंठे,
सर्वे नंबर 248, 11 एकड़ 6 गुंठे। सर्वे नंबर 243, 8 एकड़ 9 गुंठे। सर्वे नंबर 280 पर 4, 6 एकड़ 14 गुंठे। सर्वे नंबर 280 पर 5, 6 एकड़ 2 गुंठे। सर्वे नंबर 280 पर 6, 5 एकड़ 35 गुंठे। और सर्वे नंबर 76 में जो है 12 एकड़। ये तमाम जमीन जो है बिलगुम्बा विलेज में रामनगर की है और ये वक्फ में रजिस्टर्ड है। इसका एक जीपीए उन्होंने करा लेते हैं। और उसके बाद 17 मई 2025 को इन्हीं सर्वे नंबर्स को एक सेल अग्रीमेंट मोहम्मद नईम के नाम पर रसूल खान के चारों फर्जंद अजमतुल्ला, अमजदुल्ला, आसिफुल्ला और फारूकुल्ला, इनकी तरफ से एक सेल एग्रीमेंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर होता है। और इस सेल एग्रीमेंट में एक बड़ी रकम दिखाई गई है कि एक एक को 1-1 करोड़ रुपए और 50 लाख कैश दिए हैं। उसके ताल्लुक से जो है तफसीलात अशरफ साहब आपको बताएंगे। एक ही जमीन के एक शख्स से जीपीए लेते हैं और दूसरे एक शख्स से उनके बच्चों से जो है एक सेल एग्रीमेंट कराते हैं, इसकी क्या जरूरत महसूस हुई? ये जो है बिल्कुल धोखाधड़ी है, नीयत खराब है। उनको मालूम था कि रसूल खान के जो फर्जंदान हैं चारों, उनके नाम पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ना पानी में उनका नाम है, ना मेटेशन में उनका नाम है। हां, नबी साहब का नाम पानी में है कि उन्होंने वक्फ जामा मस्जिद को वो जगह वक्फ कर दी है, ये मेंशन है। ये जो ग्रोह है, ये एक खतरनाक ग्रोह है जो हमेशा कई जगह पर कहां कहां वो किए हैं, क्या है, कुछ तफसीलात जो है अशरफ साहब बताएंगे। हाल ही में रसूल साहब के फर्जंदान पर एक केस रजिस्टर होता है रामनगर रूरल पुलिस में कि इन्होंने वक्फ की जमीन को एनओसी लेने की फोर्ज एनओसी की थी, फेक एनओसी बनाई थी। तो उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ, अभी भी एफआईआर है। उसी एफआईआर में नईम का भी नाम आया और अब्दुल रजाक का भी नाम आया है। अब्दुल रजाक उर्फ शुएब जो मिनहाज नगर में रहते हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर पुलिस जब उनको नोटिस इशू करती है तो वो नोटिस को जो है स्टे कराते हैं। ये है अब्दुल रजाक शुएब और ये है मोहम्मद नईम और ये है बाबू। मोहम्मद नईम का एक और नाम, मोहम्मद नईम का नाम मोहम्मद इफ्तिखार। तो एफआईआर पुलिस की नोटिस को जो है अब्दुल रजाक ने स्टे करवाया है और नईम हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, रामनगर के कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करता है। नईम की बेल रिजेक्ट होती है, वो अब हाई कोर्ट में जो है बेल के लिए अप्लाई किया है। वो केस जो है मैं यह समझता हूं अप्रैल के 9 तारीख को हाई कोर्ट में आने वाला है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो अब्दुल रजाक को क्या जरूरत थी कि वो नोटिस को स्टे कराए, लेटर को। उन्होंने
पुलिस ने उनको सिर्फ तलब किया था, बुलाया था, कुछ नहीं किया तो जाकर वहां पे अपना बयान देते, नहीं दिया। तो रमजान में जो है ये 4 भाई रसूल साहब के जो फर्जंदान हैं वो बहुत परेशान थे, उनके ऊपर जो है बहुत प्रेशर था वक्फ बोर्ड से, मस्जिद की कमेटी से और लोकल वहां के रामनगर के शहरियों की जानिब से कि इन्होंने वक्फ की जायदाद बेचने की कोशिश की है। तो इन चारों ने मिलकर 28 फरवरी 2026 को सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रामनगर को ये खत लिखते हैं। उसमें इन्होंने कहा है कि फरवरी 2025 को नईम सनफ अकरम जो बेंगलोर में रहते हैं, उन्हें जो है अय्याज नामी एक शख्स जो नबी साहब का पोतरा है, उनको, इन भाइयों को मुलाकात करवाता है और नईम जो है उनसे कहता है, ये इनके लेटर के मुताबिक, कि ये जमीन आपकी, कुछ जमीन है जो हम खरीदना चाह रहे हैं, उस जमीन में जो है आपके वालिद का एक विटनेस है, बहुत छोटी जमीन है, तो आपको चाहिए कि वो विटनेस जो है आपके वालिद इसलिए नहीं है, तो आपको जो है साइन करना पड़ेगा। अगर आप साइन करेंगे तो हम आपको कुछ पैसे देंगे। तो इन चारों भाइयों के कहने के मुताबिक वो जो है उनके झांसे में आ गए। उनको जो है एक दिन सब रजिस्ट्रार ऑफिस लेकर गया। 27 मई को 2025 और एक सेल एग्रीमेंट रजिस्टर कराते हैं। इन लोगों का इस लेटर में एसपी को यह कहना है, इन चारों भाइयों का, कि उस वक्त हमें दबाव डाला गया, कोई कागजात पढ़ने के लिए नहीं दिए गए, सिर्फ दस्तखत लिया, ऊपर जो है कागज रख दिया गया था। उनका वीडियो भी आया इस ताल्लुक से और ये कहा कि सब रजिस्ट्रार जो है कहीं जल्दी में है, जा रहे हैं, दस्तखत कर दीजिए। तो हमने दस्तखत कर दी, लेकिन हमें कोई कागजात नहीं दी। ये उन्होंने एसपी को लिखा है और एसपी को कई चीजें उन्होंने लिखी है कि हमें बगैर किसी इत्तला के, हमें यह मालूम नहीं था कि यह जगह जो है मस्जिद की या वक्फ की है, उसके वो इत्तला दिए बगैर इन्होंने हमारे से ये करवा लिया। ठीक है, अब ये हजरात, इसमें हमने कहीं सुना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने वाला ये शख्स बाबू, जिसका नाम मोहम्मद अजमत भी है, ये कहीं गोरीपाल्डे में रहता है ये, और हमारे पास कई वीडियोस भी हैं, वक्त आने पर वो भी बताएंगे, देंगे, कि ये कहता है कि ये जमीन जो है वक्फ की नहीं है बल्कि नबी साहब की है, और जो वक्फनामा दिया गया है वो गलत है, ये इनका दावा है। तो ऐसी सूरत में वक्फ बोर्ड को चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड की तरफ से जो एफआईआर हुआ था वो एफआईआर फेक एनओसी के ताल्लुक से हुआ था। यहां पे जो है वक्फ की जमीन बेचने का मामला है, तो उसके ताल्लुक से अशरफ साहब तफसीलात बताएंगे कि वक्फ बोर्ड को इस वक्त क्या एक्शन लेना है और किसके खिलाफ लेना है। और ये ग्रोह, ये जाली दस्तावेज जो बनाकर ये करती है, इन्होंने
और कई शहरों में जो है इनकी जाल फैली हुई है। मुख्तसरन आज अशरफ साहब बताएंगे तफसीलात जो है कुछ दिन के बाद, और चूंकि वीडियो काफी लंबा ना हो जाए उसको हम शॉर्ट करके आगे बताने की कोशिश करेंगे। मैं गुजारिश करता हूं अशरफ साहब से कि वो 50 एकड़ जमीन किसके कब्जे में है? बेच दी गई है या कोई दूसरी पार्टी का कब्जा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ किसी का कब्जा नहीं है। वो जमीन के लिए तहसीलदार को रिसीवर बना के अपॉइंट किया गया है, तहसीलदार के मातहत है। इस मामले में जो है तहसीलदार को भी जो है ये कंप्लेंट लॉन्च करना है, कंप्लेंट, क्योंकि तहसीलदार का भी साइन जो है एनओसी पे बोगस हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी अभी आप लोगों ने जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब को सुना और मुझे ये आदेश हुआ है कि इस ताल्लुक से मैं भी आपके सामने कुछ हकीकतें पेश करूं। इसमें हकीकत ये है कि ये एग्रीमेंट ऑफ सेल है और ये रजिस्टर है। एग्रीमेंट ऑफ सेल जो है ना रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर हुआ है 17/5/2025 को। इस एग्रीमेंट में कई खामियां हैं, एक दो नहीं बहुत सारी खामियां हैं, आपको आगे इसमें बताऊंगा मैं। लेकिन पते की बात इसमें यह है कि इसमें जो पैसा दिखाया गया है एग्रीमेंट में, ये कह रहे हैं कि हर भाई को रसूल साहब के बेटों में 4 बेटों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है और हर बेटे को इन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया है। ये एग्रीमेंट में दिखाया गया है चेक के जरिए, और चेक नंबर और बैंक डिटेल वगैरह इन्होंने दिया है। यस बैंक का है ये, और इसमें उन्होंने बैंक डिटेल्स वगैरह भी दिखाया है और चेक नंबर भी दिखाया है, डेट भी दिखाया है, एड्रेस भी दिखाया है बैंक का। लेकिन रसूल साहब के फर्जंदान का कहना है कि उनको ये कोई पैसा मिला नहीं है। उनके सारे अकाउंट के डिटेल भी उन्होंने लाके बता दिया कि इसमें ये चेक जो है ना, कोई भी जो है ना, ये चेक इनके अकाउंट में प्रेजेंट नहीं हुआ है। जब रसूल खान साहब के बच्चों के नाम चेक इशू हुआ है, चारों के नाम, तो बैंक में जाना जरूरी है, ये खामोश रखेंगे नहीं। और ये फ्रॉड किया गया है। चेक पे जो है ना उसमें ये डाल दिया, इनको बगैर बताए ये करके इनसे दस्तखत ले लिए थे। वही अभी उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने जो कहा कि पेपर पे जो पेपर रख के जो है ना, उनसे एक बहाना बना के सब रजिस्ट्रार को कहीं जाना है इसलिए जल्दी जल्दी करो बोल के जल्दीबाजी में उनसे सिग्नेचर ले दिया गया। और ये चेक जो है ना, ये फ्रॉड है। ये चेक और उनको मिला भी नहीं है और किसी बैंक में प्रेजेंट भी नहीं हुआ है। इसका यह मतलब है कि इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। चेक का एग्रीमेंट में डालते हैं तो चेक कहां गया, वो किसको दिया आपने, कौन से अकाउंट में कैश हुआ वो? क्योंकि जब चेक के ऊपर डेट डाल दिया जाता है तो 3 महीने के अंदर अंदर चेक को जो है ना बैंक में प्रेजेंट करना पड़ता है, ये कानून है। लेकिन चेक का डेट उसमें है, कई डेट अलग अलग हैं उसमें जो है ना, कहीं भी ये लिखा नहीं। 3 महीने गुजर चुके हैं उसके ऊपर, लेकिन अब तक कहीं भी जो है ना, देखिए चेक का डेट है 22/5/2025। 22/5 बोले तो 1 महीना, 9 महीने हो गए। 3 महीने के अंदर अंदर जो है ना प्रेजेंट करना होता है, वरना जो है ना ये बेकार हो जाता है। चेक जो है ना, इट्स नथिंग बट ए पीस ऑफ पेपर। और ये उन्होंने फ्रॉड किया है सबसे पहले। और दूसरा ये है कि इन्होंने इसमें यह कहा है कि 50 लाख रुपए हमने कैश दिया है। इसमें इन्होंने एग्रीमेंट में कहा है कि हमने 50 लाख रुपए इनको कैश भी दिया है। जब आपने 50 लाख रुपए कैश दिया तो पैसा 50 लाख आया कहां से, और इसके लिए कानून क्या कहता है, इनकम टैक्स के रूल्स क्या हैं, कानून क्या है, ये बताना चाहूंगा मैं आपको। 50 लाख इन्होंने कैश बताया है इसमें एग्रीमेंट में, और ये 50 लाख रुपए जो कानून, हिंदुस्तानी इनकम टैक्स कानून के मुताबिक जो है ना, 20,000 से ज्यादा का कैश आप किसी को दे नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा अगर आप दे सकते हैं तो 20,000 रुपये है। अगर 50,000 रुपये, 50 लाख रुपए अगर आपने दिया है तो ये कहां से दिया, आपके पास पैसा कहां से आया और कैसा उन्होंने दिया। और ये जो है ना इनकम टैक्स का मामला है।
मैं ये कोशिश करें कि इनकम टैक्स को भी रेफर करेंगे, अग्रीमेंट कॉपी जो है ना इनकम टैक्स को भी रेफर करेंगे, इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कानून तोड़ा गया है। 20,000 रुपये आप दे सकते हैं किसी को भी, 20,001 रुपया नहीं दे सकते आप कैश में। अगर 20,001 रुपया देते हैं तो आप गलती कर रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं, कानून आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। यह इनकम टैक्स का रूल है, कानून है ये। और दूसरा यह है कि उन्होंने आरटीजीएस से कुछ पैसा उन्होंने क्लेम कर रहे हैं, आरटीजीएस से उन्होंने कोई पैसा इनको दिया है। इसे अजमतुल्लाह खान, रसूल खान साहब के फर्जंद अमजदुल्लाह खान, आसिफुल्लाह खान और फारूकुल्लाह खान को इन्होंने पैसे दिया है आरटीजीएस से। आरटीजीएस से भेजा इनके अकाउंट में। इनका अकाउंट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रामनगर में। रामनगर में पैसा आया इनके अकाउंट में, सुबह पैसा आता है, दोपहर को वापस चला जाता है, दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इनसे दस्तखत करा लिए चेकों पे, ब्लैंक चेकों पे इनसे दस्तखत करा के देखिए 5/5/2025 को 6,25,000 रुपए का पैसा, 6,25,000 रुपये सैयद अमीर अहमद के नाम से, उनके सैयद अमीर अहमद के नाम से अजमतुल्लाह साहब के पास आता है, पैसा उनके अकाउंट में आता है। 12/5 को जो है ना वो पैसा जो है ना एनआर एंटरप्राइजेस के नाम ट्रांसफर हो जाता है, और 12/5 को ही वही पैसा जो है ना फिर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है मोहम्मद फैसल के नाम पे। सुबह आता है पैसा और शाम को चला गया है। अभी दिखाता हूं मैं आपको। दूसरा एक है अमजदुल्लाह खान साहब के, इसमें 1/1/2025 और 2/1/2025 को 2 पैसे आते हैं इनके पास। एक आता है सैयद अमीर अहमद से, आता है 6,25,000 रुपये और ट्रांसफर हो जाता है वो 6,25,000 दूसरे ही दिन 6/5 को ट्रांसफर हो जाता है। इसके नाम पर मोहम्मद फैसल के नाम पे। ये फैसल कौन है? ये अमीर अहमद कौन है? सैयद अमीर अहमद कौन है? ये फैसल कौन है? इनका इससे ताल्लुक क्या है? क्या ये लोग भी मुलविस हैं इसमें? इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। ये लोग कौन है? पैसा, इतना पैसा दे कैसे रहे हैं ये, और वापस इनके अकाउंट में कैसे जा रहा है? एक अकाउंट से आता है इनके अकाउंट में जाता है। क्या सब ये गैंग है? ये बड़ी गैंग है क्या? और फिर आता है पैसा आसिफुल्लाह साहब के अकाउंट में 1/1/25 और 2/1/25 को आता है। एक आरटीजीएस से आता है एनआर एंटरप्राइजेस, 6,25,000 रुपए एनआर एंटरप्राइजेस से आती है 7 तारीख को, 7/5/2025 को। उसी दिन जो है ना मोहम्मद फैसल के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता पैसा, उसी दिन 7/5 को, क्योंकि उन्होंने पहले ही चेकों पे दस्तखत करा लिया था, ब्लैंक चेकों पे। इसी तरह फारूक साहब के भी अकाउंट में आता है पैसा 6,25,000 रुपये। ये आरटीजीएस आता है अमीर अहमद के नाम से, फिर आता है 12 तारीख 12/5 को आता है, 13/5 को फिर रिजवाना बेगम है कोई, वो मैडम के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। क्या इसमें औरतें भी मुलविस हैं क्या इस गैंग में? कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं यहां। सुबह आ रहा पैसा, दोपहर को जा रहा है वापस पैसा। ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है ये केस, ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। कहां से पैसा आया, कहां गया, क्यों दिया। अब मैं 31 तारीख को दिल्ली जा रहा हूं। मैं ईडी के डायरेक्टर से मिल भी रहा हूं, इंशाअल्लाह मैं मिलूंगा और इसकी पूरी जांच कराऊंगा। मैं खामोश तो नहीं बैठेंगे हम लोग, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और मैं ईडी से मिलके आने के बाद मैं फिर दोबारा आप लोगों को बुलाऊंगा और ईडी ने क्या कहा है मैं ऑन रिकॉर्ड कहूंगा। लेकिन खामोश बैठने का नहीं है इसमें। उसके बाद जो है ना फारूक साहब के अकाउंट में भी इसी तरह से 1/1/25 को आता है पैसा, 2/1/25 को भी आता है। आरटीजीएस आया एनआर एंटरप्राइजेस से। एनआर एंटरप्राइजेस है कौन? पैसा क्यों दे रहा है इसमें? पैसा देने का मतलब यह होता है कि उनका भी इसमें जो है ना एपिसोड में इन्वॉल्वमेंट है। और ये अमीर अहमद, फिर उनसे एक पैसा आता है, फिर फैसल के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है उसी दिन 6/5 को आता है, 12/5 को जो है ना चला जाता है वापस पैसा। तो पैसा दिया नहीं है, सिर्फ दिखाया गया है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। क्यों आया पैसा, किससे आया, क्यों आता है, क्यों दिया उसने,
इसकी तो जांच होनी चाहिए, इंशाल्लाह इसकी जांच हम लोग कराएंगे। उसके बाद एक और अजीब बात है इसमें कि जो कुछ भी अग्रीमेंट में आया, जो 50 लाख रुपए इन्होंने अग्रीमेंट में दिया है, तो वो 50 लाख कैश की इंक्वायरी होना जरूरी है, क्योंकि 20,000 से ज्यादा का कोई ये नहीं होता। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ 1, 2, 3 नहीं, कई ऐसे रिकॉर्डिंग हमारे सामने आए हैं, उसमें किसी एक यजमान का जिक्र होता है। तो वो कहते हुए ये भी सुना है उसमें कि यजमान जो है ना अभी घर आ रहे हैं, उनके बंगले पे हैं हम, आप आ जाइए वहां बैठ के, यजमान जो है ना आपको कोई तकलीफ होने नहीं देंगे, हम आपको बचा लेंगे। ये यजमान कौन है? शायद आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, लेकिन अभी नाम नहीं लूंगा। कल उस यजमान के एक खास आदमी को मैंने ये करने की कोशिश की, उनसे बात करने की, फोन पे कई बार मैंने फोन किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई फोन मेरे पास वापस आया नहीं है। शायद उन्होंने जानबूझ के मुझे फोन नहीं किया होगा, लेकिन एक चांस हम देना चाह रहे थे उनको, वो रिकॉर्डिंग सुनाना चाह रहे थे कि भाई तुम्हारे यजमान के ताल्लुक से ये बात हो रही है। यजमान कौन है मैं भी जानता हूं, शायद आप भी जानते होंगे। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ना, अगर वो लोग आके इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसको भी हम लोग उजागर करेंगे, क्योंकि यजमान का नाम आ रहा है वहां, और ये कहा जा रहा है कि यजमान के घर आओ, उनके बंगले पे हैं। तो उस यजमान का इस 50 एकड़ जमीन में क्या ताल्लुक है, ये तो मालूम होना चाहिए, पब्लिक को भी मालूम हो जाए, मुसलमानों को भी मालूम होना चाहिए, वक्फ बोर्ड को भी मालूम होना चाहिए। अब यजमान का नाम क्या है वो आगे इसमें जो है ना हम लोग आपको बताएंगे। और ये लोग ये इतने बड़े फ्रॉड हैं ये लोग। एक एमएलए की जमीन मैसूर में, एमएलए के फादर की जमीन, अभी एमएलए का नाम लेना नहीं चाहूंगा, आगे इसमें बताऊंगा मैं, आज सिटिंग एमएलए हैं वो, उनके फादर की एक जमीन थी, जमीन के ये फोर्ज डॉक्यूमेंट बना के उसको इन्होंने, ये ग्रुप ने बेच दिया। ये फ्रॉड ग्रुप ये नहीं है, ये सब पहले से इनका धंधा यही है। एमएलए के, जरा अंदाजा लगाइएगा, एक एमएलए के फादर की जमीन बगैर उनके नोटिस के फोर्ज डॉक्यूमेंट बना के इन्होंने बेच दिया। मरे हुए आदमी को जिंदा करा के बेच दिया। बेचने के बाद जब उन्हें एमएलए साहब के फादर को पता चलता है तो फौरन जो है ना एफआईआर होता है और ये ग्रुप जो है ना अरेस्ट होता है वहां। इसके आपको इसके भी डॉक्यूमेंट्स हम अगले इसमें देंगे आपको। 2022 में 22 में एमएलए, सिटिंग एमएलए हैं वो, उनके फादर की प्रॉपर्टी इन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट बना के बेच दिया था। और जब उन्होंने कंप्लेंट किया, एफआईआर वगैरह हुआ इनको, तो ये ग्रुपों को अरेस्ट भी किया गया। वो अरेस्ट के सारे हमारे पास ये भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, हम आपको बताएंगे बाद में, वो देंगे भी, हम रिलीज भी करेंगे उसको। और ये एक ही नहीं है, दूसरा जो है ना मुडा का केस, जो जिसमें कई लोगों के मुलविस होने का ये आया था और ईडी इंक्वायरी कर रहा है आज भी, उसमें भी एक ग्रुप ने और उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहा, और उसमें भी मुडा के केस में भी ये लोग गिरफ्तार हुए। 2021 में ये लोग उसमें भी इन्वॉल्व थे, मुडा के केस में भी इन्वॉल्व थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर को भी निशाना बनाया गया है। उसमें भी कई जमीन इस पे जो है ना, साइटों पे जो है ना कब्जा करके उसके ऊपर ये करके फोर्ज डॉक्यूमेंट बना के इन्होंने उसे भी सेल किया, तो उसमें भी ये लोग अरेस्ट हुए। इसमें ये ग्रुप में, ये जो है ना पेशावर ग्रुप है, ये एक दो नहीं है, अरेस्ट हुए, अंदर गए हैं, बाहर आए, अंदर गए, बाहर आए, इनके ऊपर कई मुकदमात चल रहे हैं। और इसमें एक फर्द के लिए मेरे भी, इसमें भी 5 अलग अलग स्टेटों में मैं भी मुकदमा दर्ज किया हूं इसमें एक आदमी के वास्ते। देखेंगे इन्हें कौन है, मैं देखता हूं इसे बाद में, उसे क्या करना है मुझे मालूम है। लेकिन ये ग्रुप जो है इतना खतरनाक ग्रुप है, जब एमएलए साहब के फादर की जायदाद को बेचने वाला कितना बड़ा फ्रॉड रहेगा। इसलिए जो है ना आइंदा जो है ना अभी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए जो है ना आइंदा हम लोग जो है ना इस पर बात करेंगे आपसे। और जो है ना, लेकिन मैं इस सब में जो है ना, अगर इसमें कोई भी अगर ये है तो ये जो है ना इन्होंने जो ये किया है,
अगर जो हम बोल रहे हैं इसमें भी कोई गलती है तो हमारे पास कोई भी आके पूछ सकता है, दाखिला पूछ सकता है हमारे से। अगर कोई सुनना चाहे तो हम सुना भी सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है। सबसे पहले हम वो यजमान के खास आदमी को बुला के सुनाना चाह रहे थे, लेकिन उस आदमी का हमारे पास फोन नहीं आया। एक और देते हैं, अब तो मैं उनसे बात करूंगा नहीं, अगर वो चाहेंगे तो मुझसे बात करके आए मेरे पास, मैं सुनाता हूं। मैं खुद अब कांटेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया और मैं और उनसे बात करना नहीं चाहता। एक मौका अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक उनके पास है, अगर आके सुनना चाहें तो सुन के उनके खिलाफ एक्शन लेना है तो मेरी कोई ये नहीं है, एक्शन ले। वरना जो है ना, पब्लिक के सामने जो हकीकत है, जो हमारे पास सबूत है, जो बातचीत के रिकॉर्ड है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ऐसा नहीं है हवा में बातें नहीं कर रहे हम लोग, हम पब्लिक के सामने लाएंगे। जब जो करता है, जो 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 करना है उनको करने दीजिएगा, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही, सबके लिए तैयार है हम लोग। लेकिन एक मौका एक और आज भी दे रहा हूं मैं, अगर उनको चाहिए वो यजमान के खास आदमी को, उनको मालूम है हमने फोन भी किया था, अगर आके सुनना चाहे तो सुन के जो है ना उस पर अगर कार्रवाई करना चाहते हैं हमारी अगली कॉन्फ्रेंस तक कर ले, वरना जो है ना अगली कॉन्फ्रेंस में हम लोग इसे एक्सपोज करेंगे। शुक्रिया। तो इतना बड़ा ये फ्रॉड हुआ, वक्फ बोर्ड की जानिब से सिर्फ एक एफआईआर डालकर खामोश बैठना, ये कहां तक? देखिए, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी ये है कि फौरी तौर पे जो है ना इन सारे ये इनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई करे और इनके खिलाफ एफआईआर करे, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी का जो ईओ ने जो ये किया है, वक्फ ऑफिसर ने जो अब ये फाइल किया है, एफआईआर किया है, वो सिर्फ इसके ताल्लुक से है, नोटिस नहीं है, वो एनओसी के ताल्लुक से है। लेकिन ये बेचने का, ये खरीदने की जो बात हुई है, इसके ताल्लुक से एफआईआर कोई नहीं हुआ है और वक्फ बोर्ड खामोश है। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर इसकी पूरी जांच करे, वो जांच करके जो है ना जो भी खाती हैं इसमें उनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई करे। तो जिसे फोन कर रहे थे आप, वो ग्रुप भी वो यजमान के लोग इस ग्रुप में शामिल हैं? इसमें नहीं है, उनके खास आदमी है, यजमान के खास आदमी है। हमने कहा कि चलो भाई एक बार सुना दे उनको, बोलने से पहले जो है ना भाई ये हकीकत है, ये क्या है, क्योंकि कई बार नाम आया है, एक बार दो बार नहीं है, कई बार नाम आया है। और अगर इसमें मुलविस नहीं तो बताए, मैं उसके खिलाफ हमें देंगे, आपको चीजें देंगे, हम आपको डॉक्यूमेंट देंगे, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिएगा। अगर हमें गलत कर रहे हैं, हम लोग गलत हैं, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करिएगा। फिर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बगैर डॉक्यूमेंट के हम बोल रहे हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। फिर हम डॉक्यूमेंट के साथ बता रहे हैं आपको, जो हकीकत है वो बता रहे हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर अगर ये नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो, हम तो पब्लिक के सामने लाएंगे ही, क्योंकि हमें ये 50 एकड़ जमीन रामनगर की, 60 एकड़ जमीन रामनगर की हमें बचाना है, बस हमारा यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है हमारा। शुक्रिया। हर बात के ऊपर रज़ाक जो है बयान देने वाला कुछ दिनों से नजर ही नहीं आ रहा। अब्दुल रज़ाक ये और एक बात मैं वक्फ बोर्ड से कहना चाह रहा हूं, ये अब्दुल रज़ाक जो है ना वक्फ के मामले में पैनल में बैठ के डिस्कशन में बैठ रहा है, क्या वक्फ बोर्ड ने इसको इजाजत दी है इस बात की? अगर इजाजत नहीं दी तो वक्फ बोर्ड उसके खिलाफ कार्रवाई करे। किसकी इजाजत से बैठ रहा है पैनल में डिस्कशन पे? वक्फ का चोर, और पैनल में बैठ के वक्फ के ताल्लुक से डिस्कस करता है उन्हें। फौरन इस बात का वक्फ बोर्ड को नोटिस लेना चाहिए। हम लोग मिलेंगे भी, चेयरमैन और सीईओ से भी मिलेंगे और कहेंगे उनसे फौरी तौर पे जो है ना उस आदमी को औकाफ के ताल्लुक से कोई बात करने का उसे हक नहीं है, क्योंकि वो औकाफ का चोर है। पहली बात तो हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिसमें अब्दुल रज़ाक उर्फ शुएब जो है ये दावा करता है कि ये जगह बिलगुम्बा की जो है वो वक्फ की नहीं है। उसी की ज़बानी हमारे पास कुछ दस्तावेज है। इसके बावजूद अगर वक्फ बोर्ड और उसके ऊपर जो भी लोग हैं वो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये साबित होता है कि वो सब इसमें मुलविस है या उसको साथ दे। ये अगले इसमें कुछ कार्रवाई वक्फ बोर्ड अगर नहीं करती है तो तमाम चीजें
एक बाई एक जो है ये पब्लिक के सामने आ आएंगे। जाएंगे।